मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी नरेंद्र मोदी जब गुजरात से निकलकर सत्ता के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, तब एक नाम की चर्चा पूरे देश में, पूरी दुनिया में होने लगी। उसने अपना साम्राज्य भारत के साथ दुनिया के 15 देशों तक मोदी के राज में ही फैलाया और अपनी संपत्ति में $8 बिलियन से $155 बिलियन तक का इजाफा किया और दुनिया के रईसों की लिस्ट में 690 स्थान से लंबी छलांग लगाकर दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी भी बना। जी हाँ, बात गौतम अडानी की हो रही है। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अमेरिका से एक मनहूस रिपोर्ट आती है। Adani Group's shares deepens. Lost more than $100 billion in market. Now down by $66 billion. एयरपोर्ट की बात होती है, अदानी जी एयरपोर्ट की बात होती है, अदानी जी This is the most powerful man in the country itself. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है? CMS की रिपोर्ट बताती है कि भारत के चुनाव पर खर्च की जाने वाली रकम कैसे चुनाव दर चुनाव बढ़ती चली गई। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा जो रकम खर्च की गई वो 30,000 करोड़ रुपए था और 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सीधा डबल हो जाता है, 60,000 करोड़ रुपए। मतलब 2019 के लोकसभा चुनाव में हर एक सीट पर 100 करोड़ रुपये ज़्यादा खर्च किए गए और हर एक वोट लेने के लिए 700 रुपये ज़्यादा खर्च किया गया। ये सिर्फ लोकसभा चुनाव की आंकड़े हैं जो कि 5 सालों में एक बार होता है। हमारे देश में तो हर साल चुनाव होते हैं और एक साथ कितने राज्यों के चुनाव होते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव जो कि अगले साल ही होने वाला है, उसमें अनुमान लगाया गया है कि 1 लाख करोड़ रुपये ज़्यादा खर्च किया जाएगा। राजनीतिक दलों के पास में इतना पैसा आता कहाँ से है? सेठ लोगों का पैसा उस पार्टी के फंड में जाता है चुनावी चंदे के रूप में जिस पार्टी की सरकार है। सरकार ने इसके लिए कई कानून बनाए हैं, जैसे देश में नोटबंदी किया गया, 500 रुपये 1000 रुपये के पुराने नोट, FCRA एक्ट में संशोधन किया गया और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी स्कीम भी लाई गई। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सत्ता में आने के लिए भी पैसा चाहिए और सत्ता में बने रहने के लिए भी पैसा चाहिए। मतलब ये पूरा खेल मनी और पावर का है। बिजनेस हमेशा अपना प्रॉफिट देखता है और सत्ता उसकी नज़र हमेशा चुनाव पर ही होती है। मतलब तुम चुनाव जीतने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हें अमीर और अमीर बनने में तुम्हारी मदद करूंगा। स्टेट कैप्चर इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट है। इसको आसान भाषा में समझे तो जो हेड ऑफ स्टेट होता है, जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, कोई बिजनेसमैन उसको अपने बस में कर ले, उसको पैसा देकर या किसी और तरह का प्रलोभन देकर और इतना बस में कर ले कि सरकारें जो पॉलिसी बनाती है वह उसके अपने बिजनेस इंटरेस्ट में जाती हो। एक देश के लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसको समझने के लिए आपको गुप्ता ब्रदर्स की स्टोरी जाननी चाहिए। यूपी सहारनपुर का एक कारोबारी परिवार जो साउथ अफ्रीका गया बिजनेस करने के लिए और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे जेकब जुम्मा, उनसे अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाता है और उसका उपयोग करके कैसे अपने बिजनेस को पूरे साउथ अफ्रीका में फैलाता है और वो उस देश में इतना ताकतवर हो जाता है कि वहाँ की पूरी सरकार को अपनी जेब में रखने लगता है। यहाँ तक कि कौन मंत्री बनेगा और किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये गुप्ता ब्रदर्स तय करते थे। गुप्ता ब्रदर्स की शुरुआत साउथ अफ्रीका में जूटो कारोबार से होती है। उसके बाद वो सहारा कंप्यूटर नाम से कंपनी बनाते हैं। काम क्या था? दूसरे देशों से कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट को इंपोर्ट करना और उनको असेंबल करके बेचना, जैसे दिल्ली के नेहरू पैलेस में होता है। ये काम 90 के दशक में चल निकला और इतना चला कि अब वो माइनिंग के धंधे में आ गए और सरकारी ठेके को हासिल करने के लिए
वहाँ की सरकार में अपनी पहुंच बनानी शुरू की। इसी क्रम में वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC के बड़े बड़े नेताओं से मिलना जुलना शुरू किए, उनको अपनी पार्टियों में बुलाना शुरू किए। इसी तरह की एक पार्टी में उनकी दोस्ती जेकब जुम्मा से होती है और जल्दी ये दोस्ती पक्की वाली दोस्ती में तब्दील हो जाती है, मतलब चड्डी बड्डी फ्रेंड। जेकब जुम्मा 1999 से लेकर 2004 तक साउथ अफ्रीका के उपराष्ट्रपति के पद पे रहते हैं और 2009 में वो देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। इस बीच गुप्ता परिवार की दौलत और रसूख बहुत तेजी से बढ़ता है। अब वो सरकारी अधिकारियों को खुलेआम धमकियां देने लगते हैं। साल 2013 उन्होंने अफ्रीकन न्यूज नेटवर्क 7 ANN7 नाम से एक न्यूज चैनल भी शुरू किया। ये चैनल जेकब जुम्मा और उनके सरकार के लिए प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करता था। टीवी चैनल से पहले उन्होंने एक अखबार भी शुरू किया था। इस अखबार में जेकब जुम्मा एक नायक की तरह पेश किए जाते थे। ये उन्हें सत्ता के लिए फिट साबित करता था। अंग्रेजी की बड़ी फेमस लाइन है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। गति रोमांचक करती है लेकिन मार देती है। गुप्ता परिवार के साथ भी यही हुआ। साल 2015 तब साउथ अफ्रीका के अखबारों की सुर्खियां बना निन्ने गेट। दिसंबर 2015 जेकब जुम्मा अपने वित्त मंत्री ननहालना निन्ने को बर्खास्त कर देते हैं। बाद में एक के बाद एक कई और वित्त मंत्री बदले जाते हैं। देश की मीडिया में इसको लेकर खूब हंगामा होता है। ये चर्चा आम हो जाती है कि खास बिजनेस फैमिली के प्रेशर में आकर ऐसा किया जा रहा है। आखिर गुप्ता फैमिली के वित्त मंत्रालय में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? इस पूरे बवाल के पीछे साउथ अफ्रीका और रूस के बीच की न्यूक्लियर डील थी। गुप्ता परिवार चाहता था कि साउथ अफ्रीका का रूस के साथ न्यूक्लियर डील हो जाए, लेकिन वित्त मंत्रालय अपनी कई जायज वजहों को लेकर इस डील के पक्ष में नहीं था। यही कारण था कि एक के बाद एक 3 वित्त मंत्री को बर्खास्त किया जाता है। दरअसल गुप्ता परिवार ने यूरेनियम के खानों में बड़ा निवेश कर रखा था और अगर साउथ अफ्रीका और रूस के बीच न्यूक्लियर डील हो जाती तो यूरेनियम की मांग बढ़ती और उससे बड़ा मुनाफा भी निकाला जाता। साउथ अफ्रीका में एक लीगल पोस्ट होती है पब्लिक प्रोटेक्टर की। इसका काम होता है सरकार के फैसलों की जांच करना ताकि ऊंचे लेवल पर भ्रष्टाचार ना हो। जैसे हमारे देश में लोकपाल होता है। थुली मडोनसेला 2009 से 2015 तक साउथ अफ्रीका के पब्लिक प्रोटेक्टर की पोस्ट पर रही। जब उनके सामने निन्ने गेट का मामला आया तब उनके कार्यकाल के लगभग आखिरी दिन चल रहे थे। फिर भी उन्होंने इसमें दिलचस्पी दिखाई। वो पता लगाना चाहती थी किन परिस्थितियों में किसके दबाव के चलते निन्ने को वित्त मंत्री के पद से हटाया गया। अक्टूबर 2015 उन्होंने 355 पन्नों की अपनी रिपोर्ट दाखिल की। जेकब और गुप्ता ब्रदर्स अपनी पूरी ताकत लगा दी इस रिपोर्ट को रोकने के लिए, लेकिन नाकामयाब रहे। मीडिया के पास ये रिपोर्ट पहुंच चुकी थी। उनकी रिपोर्ट अच्छी जांच और तथ्यों पर आधारित थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद गुप्ता ब्रदर्स और जेकब के पास कोई मौका नहीं बचा। इस रिपोर्ट में निन्ने गेट का पूरा मामला सामने निकल कर आया। इसमें रूस के साथ न्यूक्लियर डील वाला एंगल भी था और भी कई पुराने मामले सामने आ गए। इस रिपोर्ट में 232 बार गुप्ता परिवार का विस्तार से जिक्र हुआ था। रिपोर्ट सामने आई, आगे कार्रवाई शुरू हुई। बचाव में गुप्ता ब्रदर्स ने क्या किया? गुप्ता ब्रदर्स ने अपने बचाव में ब्रिटेन की एक PR एजेंसी को हायर किया, नाम बेल पोटिंगर फर्म। लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया। बेल पोटिंगर ने पूरे देश में एक बहस शुरू करवा दी कि ये पूरा मामला भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच का, जेकब जुम्मा के खिलाफ जांच का, गुप्ता ब्रदर्स के खिलाफ जांच का नहीं, बल्कि ये श्वेत और अश्वेतों के बीच की नफरत का है। मतलब साउथ अफ्रीका में फिर से गोरों और कारों के बीच की नफरत को हवा दे दी गई। मैं आपको ये स्टोरी बहुत शॉर्ट फॉरवर्ड करके बताया। इस पर किताब लिखी गई है, इंडेंचर बिहाइंड द सीन एट गुप्ता टीवी, जो साउथ अफ्रीका में बेस्ट सेलर रही है। इसके राइटर है राजेश सुंदरम। साउथ अफ्रीका की ये कहानी हमारे देश की मौजूदा हालात पे बिल्कुल मेल खाती है। वीडियो कैसी लगी
कमेंट में बताइएगा।